नमस्कार, राधे राधे। मैं विनीता आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब परिवार विनीता हिंदी हब में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि इस समय जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं जिस पुस्तक की, उसका नाम है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जो किसके द्वारा लिखी गई है, आपके विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक के अंतर्गत हम लोगों ने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है और इस समय आधुनिक काल चल रहा है। आधुनिक काल के अंतर्गत भी भारतेंदु युग और द्विवेदी युग समाप्त हो चुका है और इस समय जो हम लोग बातें कर रहे हैं वो है हिंदी गाधी युग का जो साहित्य था। गाधी युग में जो साहित्य लिखे गए थे तो उन पर चर्चा हो रही है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने कल की क्लास में हम लोगों ने समाप्त किया था जो प्रमुख आलोचक रहे हैं इस युग में। तो उसके अंतर्गत जैसे आपके डॉक्टर नगेंद्र हो गए और हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, नंद दुलारे वाजपेयी। कल की क्लास में हम लोगों ने इन तीनों के विषय में चर्चा की थी। आज की क्लास का जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है वो है कविता। अब क्लास शुरू करने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो लोग लास्ट तक बने रहें और आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो वो लोग लाइक और कमेंट ज़रूर करें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिएगा, कविता इस कालखंड के काव्य धारा की प्रधान प्रवृत्ति को छायावाद की संज्ञा दी जाती है। इस कालखंड की काव्य धारा की जो प्रधान प्रवृत्ति है उसको किसकी संज्ञा दी जाती है? छायावाद की संज्ञा दी जाती है और इसके साथ रहस्यवाद भी जोड़ा जाता है। हमने जब आलोचक के विषय में प्रमुख आलोचक हम लोग पढ़ रहे थे, तो जब रामचंद्र शुक्ल के विषय में पढ़ा था हम लोगों ने, तो उसमें क्या था, वो रहस्यवाद को बेकार समझते थे। कविता में रहस्यवाद को वो बिल्कुल ही बेकार समझते थे। लेकिन जो छायावाद है तो छायावाद में रहस्यवाद को जोड़ा गया है। रहस्यवाद को सामान्यतः छायावाद का एक पक्ष माना जाता है। इस साहित्यिक काव्य खंड के विविध काव्य रूपों पर विचार करने के पूर्व हमने स्वाधीन चेतना और वैज्ञानिक प्रगति से कल्पना का संबंध जोड़ते हुए देखा था कि कल्पना स्थितियों को नए तरीके से संयोजित करती है। कल्पना क्या करती है? स्थितियों को एक नए तरीके से संयोजित करती है। कल्पना के माध्यम से, जैसे किसी भी चीज़ की जब हम पहले से ही कल्पना किए रहते हैं तो हमें पता रहता है कि हाँ, हम इस चीज़ के साथ, मतलब वो कल्पना से आप एक उसको संयोजित कर लेते हैं उन स्थितियों को, उन परिस्थितियों को, कि हाँ इस तरीके से ये चीज़ होनी चाहिए। तो वही यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। कवि चित्त में वह नया सादृश्य विधान उदित करती है। कौन? कल्पना। कल्पना जो होती है वो कवि चित्त, यानी कि जो कवियों के दिमाग में एक नया सादृश्य विधान, सादृश्य यानी कि दृश्यता के साथ नया विधान उदित करती है। कल्पना से जानने का भी काम लिया जाता है। कोई चीज़ कैसी हो सकती है वह इसका संकेत या आभास भी देती है। अभी मैंने बताया ना कि कल्पना के माध्यम से आप जान सकते हैं, कोई भी शब्द अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो उसको कल्पना करके आप जान सकते हैं ये चीज़ कैसी हो सकती है, ये परिस्थितियाँ कैसी हो सकती हैं। तो वही है कि कल्पना के माध्यम से कोई चीज़ कैसी है तो उसको आप जान सकते हैं, ये वह इसका संकेत या आभास देती है। इससे रहस्य भावना उत्पन्न होती है। हम जान नहीं पाते लेकिन उसका अस्पष्ट संकेत या आभास पा लेते हैं। इसीलिए छायावाद में कल्पना प्रवणता के साथ रहस्य भावना भी जुड़ी है। नई जानकारी होने पर वस्तुएं नया प्रभाव डालती हैं। जाहिर सी बात है, जब आप नई जानकारी किसी चीज़ के बारे में जानेंगे तो वो वस्तु आपके ऊपर नया प्रभाव डालेगी। किसी भी चीज़ के विषय में आपको अगर जानकारी पहले से है और कुछ, जैसे जो जानकारी आपके पास है किसी वस्तु को लेकर के और किसी दूसरे व्यक्ति के पास उसी वस्तु को लेकर के कोई दूसरी जानकारी हो, तो अगर वो दूसरी जानकारी आपको प्राप्त होगी
तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा उस वस्तु को लेकर के कि हाँ मुझे तो ये पता था, अच्छा मुझे एक नई जानकारी प्राप्त हो गई है, तो इससे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इससे अंततः परिचित वस्तु में क्या आती है, नवीनता आती है। उसे पूरी तरह जान लेने के आग्रह के कारण आप परिचय का भाव पैदा होता है। छायावादी कविता में कल्पना प्रवणता, नवीन सादृश्य विधान, वस्तुओं से पड़ने वाला नवीन प्रभाव और अपरिचय का भाव, यह सब मिलता है। किसमें? जो छायावादी कविता है तो इसमें क्या क्या मिलता है? कल्पना प्रवणता मिलती है, नवीन सादृश्य विधान मिलता है, वस्तुओं से पड़ने वाले जो नवीन प्रभाव होते हैं, नए प्रभाव होते हैं वो भी मिलता है, और अपरिचित का भाव मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर देखी जाए तो छायावादी कविता की एक विशेषता है। ठीक, यह समूची काव्य साधना स्वाधीनता संग्राम के युग की है। अतएव स्वाधीनता संग्राम के केंद्रीय भाव से जुड़कर ही यह सारी काव्य साधना फलीभूत होती है। इसीलिए छायावाद अपनी सारी कल्पना प्रवणता और रहस्य भावना के साथ शक्ति, जागरण और लोक मंगल का काव्य है, जिसमें व्यक्तिगत पीड़ा, दुख और अवसाद भी समाविष्ट है। ये सारी चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि यह किससे जुड़ी हुई है? स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसके लिए छायावाद ने कविता का रूप बदला, शब्द योजना, छंद, लय आदि में नया प्रयोग किया है। किसके लिए? इसके लिए छायावाद ने कविता का जो रूप है, छायावाद में कविता का रूप बदला था। ठीक है, बदला, और शब्द योजना, छंद, लय आदि में एक नया प्रयोग किया गया था। छायावादी काव्य में सामाजिकता और व्यक्तिकता दोनों का स्वर था। जो छायावादी काव्य था उसमें किस प्रकार का स्वर था? सामाजिकता का और व्यक्तिकता का। इसका क्या मतलब हो गया? देखिए, सामाजिकता का स्वर का मतलब हो गया कि सामाजिकता के रूप में जो छायावादी कवियों ने समाज की पीड़ा को देखते हुए, मतलब समाज की पीड़ा हो गया, जो समाज में एक प्रकार की विषमताएं फैली हुई थी, मानवता और जागरण की भावना को अपनी कविता में क्या किया था? स्थान दिया था। तो इसी को क्या कहते हैं? सामाजिकता का स्वर। छायावादी काव्य में सामाजिकता का स्वर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो छायावादी कवि थे तो उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज की पीड़ा, उसकी विषमता और मानवता का और जागरण की जो भावना होती है तो उन सबको स्थान दिया था। और व्यक्तिकता क्या हो गया? तो व्यक्तिकता के रूप में कवियों ने अपने मन हो गए, मतलब जो कवि होते थे वो अपने मन, प्रेम, पीड़ा और फिर आत्मसंवेदना को उन्होंने व्यक्त किया था। ठीक है, किसके माध्यम से? अपनी कविताओं के माध्यम से, छायावादी कवियों ने। इसलिए कहा जाता है कि छायावादी काव्य में सामाजिकता और व्यक्तिकता दोनों का स्वर था। कालांतर में व्यक्तिक अनुभूति का आग्रह रखने वाले और सामाजिकता का आग्रह रखने वाले कवियों का अंतर स्पष्ट हुआ। कालांतर में कालांतर का मतलब होता है कि मतलब अपने समय के जो बाद होने वाला जो समय होता है, यानी कि जो समय चल रहा था उसके बाद जो समय आता है उसी को कालांतर बोला जाता है। तो बाद में क्या हुआ कि जो व्यक्तिक अनुभूति का आग्रह रखने वाले कवि थे और जो सामाजिकता का आग्रह रखने वाले कवि थे, तो उनमें अंतर स्पष्ट हुआ आगे जा कर के। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि स्वाधीनता की चेतना दोनों प्रकार के कवियों में है, चाहे वह व्यक्तिक हो या सामाजिक हो, यानी कि चाहे वह समाज को ध्यान में रख करके अपनी कविताएं लिखता हो या स्वयं को ध्यान में रख करके अपनी कविताएं लिखता हो, तो दोनों में ही स्वाधीनता की चेतना का मतलब स्वाधीनता चेतना दोनों में थी, दोनों प्रकार के कवियों में थी। ठीक है, यहाँ तक कि हालावाद भी एक प्रकार की विरोध कविता, ए पोइट्री ऑफ प्रोटेस्ट है। हालावाद आप लोगों ने सुना होगा। हालावाद का जब भी कहीं नाम आता है तो एक प्रश्न बनता है कि हालावाद के प्रवर्तक कौन है? तो याद रखिएगा, हालावाद के प्रवर्तक कौन है? आपके हरिवंश राय बच्चन जी। याद है ना हालावाद? इन्होंने, इनकी जो रचनाएं हैं, मधुबाला हो गई और क्या थी, मधुकलश हो गई और एक मधुशाला हो गई, ये सारी रचनाएं क्या है, कैसी है? इसी धारा की पहचान है जो हालावाद है। हालावाद
हरिवंश राय बच्चन ने इसका मतलब हरिवंश राय बच्चन इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। हालाबाद क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि जो हालाबाद का अर्थ होता है, हाला का मतलब होता है शराब। शराब जानते हैं ना, जिसे आप लोग मदिरा कहते हैं, शराब कहते हैं, तो हाला का वही मतलब हो गया। और वाद का मतलब तो आप सबको पता है, सिद्धांत होता है या मत होता है। तो अगर इसको देखा जाए तो हालाबाद का जो अर्थ हो गया निकल करके आया तो वो हो गया मदिराबाद। ठीक है। और ये जो हालाबाद है ना, तो हालाबाद एक फारसी साहित्यकार थे, उनका नाम था उमर खयाम। तो उनकी रुबाइयों से प्रेरित था हालाबाद, उन्हीं की रुबाइयों से प्रेरित होकर के आपके हरिवंश राय बच्चन ने हालाबाद का परिवर्तन किया था। ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपके समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिकता का आग्रह रखने वाले कवियों में से अधिकांश समाजवादी विचारधारा से जुड़े। जो सामाजिकता का आग्रह रखने वाले कवि थे, जो सामाजिकता के को लेकर के अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में लिखते थे, तो वो अधिकांश समाजवादी विचारधारा से जुड़े। इससे 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद प्रगतिवादी कविता का प्रवर्तन हुआ। इस काव्यधारा का विकास आगे भी हुआ। जिन कवियों में कल्पना की प्रवणता नहीं थी, वे पुराने ढर्रे पर ही अर्थात इतिवृत्तात्मक शैली में ही काव्य रच रहे थे। जिन कवियों में क्या नहीं थी, कल्पना की प्रवणता नहीं थी, कल्पना की प्रवीणता नहीं थी, वे पुराने ढर्रे पर ही, पुराने काव्य शैली पर ही क्या कर रहे थे, अपने काव्य रच रहे थे। यूरोपीय साहित्य के संपर्क में आए हुए नवीनता के लिए आतुर रचनाकारों को हम 5वें दशक में नई राहों के अन्वेषी के रूप में पाते हैं। यूरोपीय साहित्य के संपर्क में आए हुए जो यूरोपीय साहित्य के संपर्क में जो आते हैं, जो कवि आए थे, तो नवीनता के लिए आतुर, नवीनता के लिए जो नई नई चीज़ों को मतलब एक्सेप्ट करते हैं अपनी रचनाओं में। तो जो ऐसे कवि थे जो नवीनता को मतलब अपनाना चाहते थे, जो इसके लिए आतुर थे, तो ऐसे रचनाकारों को किसमें दिया है कि हम 5वें दशक में राहों के अन्वेषी के रूप में पाते हैं। अब हम इस कालावधि की प्रधान काव्य प्रवृत्ति छायावाद पर विचार करेंगे। क्या दिया है कि अब हम लोग किस पर विचार करेंगे, जो इस कालावधि की प्रधान काव्य प्रवृत्ति है छायावाद, उस पर विचार करेंगे। इसके कविताओं में विश्व युद्ध की विभीषिका और वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई नई नई विराटता एवं अनिश्चय के समक्ष निराशा और कुंठा का भाव भी सिमट कर आया है। तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे और कल से क्या शुरू करेंगे, छायावाद का टॉपिक थोड़ा लंबा है, तो इसीलिए शुरुआत इसकी कल से की जाए तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो आज का ये क्लास आप लोग को कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी शुरुआत में क्लास के आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और जो लोग मेरे चैनल को हो वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, और इसी तरह से अपना प्यार और साथ बनाए रहें, इसी तरह से सपोर्ट करते रहें आप लोग। और मिलते हैं कल की क्लास में हम लोग छायावाद के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।